सभी को नमस्कार। आज हम 10वीं कक्षा के प्रथम पाठ के बारे में पढ़ते हैं। इसकी विधा कविता है। ये कविता पाठ है। पाठ में जाने से पहले हम उन्मुखीकरण की ओर चलते हैं, क्योंकि उन्मुखीकरण ही हमें पाठ के मुख्य विषय तक ले जाता है। चलिए देखते हैं। उन्मुखीकरण इस तरह है। यहाँ पर 4 पंक्तियाँ हैं। 4 पंक्तियों वाली छोटी सी कविता है। क्या गाती हो किसे बुलाती हो, क्या गाती हो किसे बुलाती, बतला दो कोयल रानी, प्यासी धरती देखकर मांग रही हो क्या मेघों से पानी। इन पंक्तियों के अनुसार यहाँ पर दृश्य है। यहाँ ज़मीन सूखी हुई है, फटी हुई है, एकदम सूख गई है। इस दृश्य को एक कोयल देखकर तरस जाती है और मेघों की ओर देखकर मेघों से पानी मांग रही है, क्योंकि मेघ ही हमें पानी देते हैं। हमारा मुख्य आधार, हम सबके लिए जीवन का मुख्य आधार, पानी का मुख्य आधार बारिश ही है। हमें मेघों से बारिश मिलती है, पानी मिलता है, वर्षा होती है। जब मेघ बरसते हैं तब हमें वर्षा मिलती है। तो आज का हमारा पाठ का नाम है बरसते बादल। बरसते बादल कविता पाठ है। इसके कवि है कविवर सुमित्रानंदन पंत। पाठ की विधा कविता है। विधा विशेष है काव्य रचना की प्रेरणा देना और कविता में जो सौंदर्य बोध है उसका अनुभव करना। कवि परिचय। कविवर सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला कौसानी नामक गांव में हुआ। इनके पिता गंगादत्त जी हैं और माता सरस्वती देवी जी। इनके बचपन का नाम गोसाई दत्त था, लेकिन इन्हें बचपन का नाम पसंद नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत बदल लिया। कुछ ही दिनों में इनकी माता की मृत्यु होने के बाद इनका पालन पोषण इनकी दादी ने किया है। इन्होंने 7 वर्ष की उम्र में ही कविता रचना शुरू की है। साहित्य लेखन के लिए इन्हें निम्न पुरस्कार दिए गए हैं, जैसे कि साहित्य अकादमी, सोवियत रूस तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, कला तथा बूढ़ा चांद और चिदंबरा। इन्हें चिदंबरा काव्य लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। ये प्रकृति के वर्णन में बेजोड़ कवि माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने प्रकृति की हर अंश को लेकर कविता वर्णन किया है। पेड़, पहाड़, नदी, झरना, यहाँ तक कि चींटी पर भी इन्होंने कविता की रचना की है। इनका निधन सन 1977 में हुआ। हम पाठ के विषय की ओर चलते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु जो है सबकी प्रिय ऋतु है। प्रकृति इस ऋतु में बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। पशु पक्षी, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मनुष्य और धरती सभी इससे खुशी पाते हैं और सभी प्रफुल्लित हो उठते हैं। इसी का वर्णन यहाँ पर कवि ने इस तरह किया है। कवि कहते हैं कि श्रावण के मेघ
सावन के मेघ यानी श्रावण मास में बरसने वाले मेघ खूब बरसते हैं और बूंदे, वर्षा की बूंदे जो है छन छन कर आकाश से गिरती है, पेड़ों पर गिरती है, पेड़ों से फिर ज़मीन पर गिरती है। और बिजली, बादलों के बीच में बिजली चमकती है। यहाँ पर कवि ने कहा है कि बादलों के उर में यानी हृदय में बिजली चमक रही है। हम देख सकते हैं जब बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो बादलों के बीच से एक चांदी सी सफ़ेद लकीर दिखाई देती है, यही बिजली है। इसी का वर्णन कवि इस तरह कर रहे हैं कि बादलों के हृदय में मेघों के हृदय में बिजली चमक रही है। इस तरह मेघों के कारण जो अंधकार होता है, जिस तरह थमता जाता है, रुकता जाता है, हम सभी दिन में भी सपने देखने लगते हैं। और कवि ये भी कहते हैं कि वर्षा ऋतु के समय कुछ पशु पक्षी अपनी आवाज़ों द्वारा अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। जैसे दादुर यानी मेंढक खुशी से टर्राते रहते हैं, अपनी आवाज़ें निकालते हैं। उसी तरह झिल्ली ये एक कीड़ा होता है, ये भी झनकार सुनाता है, अपनी खुशी अपनी आवाज़ के द्वारा व्यक्त करता है। मोर, हम सब जानते हैं कि वर्षा ऋतु में मोर कितना खुश होता है, ये भी अपनी कूक सुनाता है, खुशी से अपनी कूक सुनाता है। चातक पक्षी और चातक पक्षियों का समूह, चातक पक्षी यानी पपीहा, ये कोयल की तरह काले रंग का होता है, ये भी कोयल की तरह ही गाता है। इसकी आवाज़, ये अपनी आवाज़ वसंत ऋतु में सुनाता है और वर्षा ऋतु में भी। इसकी आवाज़ भी मीठी होती है और प्यारी होती है। इसकी आवाज़ को हम टेर कहते हैं। ये चातक पक्षी भी हमें अपनी टेर पीऊ पीऊ कर सुनाता है। और बलाक यानी बगले, सोन बलाक, सुनहरे बगले, जो वर्षा ऋतु में खुशी से और सुनहरे बनते हैं, ये उधर उधर उड़ते हुए अपनी खुशी व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं कि ये खुशी से क्रंदन करते हैं, सुख से क्रंदन करते हैं। क्रंदन का अर्थ है रोना और आवाज़। ये चातक, ये पपी है, खुशी से इधर उधर उड़ते हुए अपनी आवाज़ हमें सुनाते हैं। और आकाश में वर्षा के समय घुमड़ कर मेघ एक के ऊपर एक गिरते हुए मानो ये नीचे की ओर आ रहे हैं, इस तरह गरजते हुए बरसते हैं। और आगे कवि कहते हैं कि ये जो बूंदे, बारिश के समय जो बूंदे गिरती हैं, रिमझिम सी गिरने वाली बूंदे जब हमें छूती है, हमारी त्वचा को छूती है, साथ ही हमारे अंतर को भी, हमारे मन को भी छू लेते हैं और हमसे बहुत कुछ कहते हैं। उनके स्वर हमारे मन में बहुत कुछ आलोचनाएं उठाती है, बहुत खुशी के बहुत सपने हमें दिखाती है और हमारी त्वचा के ऊपर जो रोम, जो बाल है, वो शिखर उठते हैं। जब बारिश होती है तब पानी धरती सोख लेता है। सूखने के बाद धरती पर बहुत सा पानी धाराओं के रूप में बहते रहती है। कवि कहते हैं कि धाराओं पर धाराएं बहती है धरती पर। इस तरह धरती भीनी होने के बाद धरती मिट्टी के कण कण से नए नए अंकुर उत्पन्न होने लगते हैं। घास के और अन्य कुछ अंकुर हमें धरती पर दिखाई देते हैं। वे हल्के रंगों में, जैसे जैसे समय बढ़ता जाता है उनका रंग और गहरा होता जाता है। इस तरह देखने के लिए हमें बहुत आकर्षक बनता है और धरती को भी पुलकित करता है। और कवि कहते हैं कि बारिश का जो पानी है, जो धार है, उसी धार को पकड़कर कवि झूलना चाहते हैं और कहते हैं आइए सब हम इंद्रधनुष को झूला बना लें और उस झूले में मिलकर सब झूलें। और कवि ये भी कहते हैं कि आइए आओ रे सभी आओ, मुझे घेर लो और सावन गाइए। यहाँ पर सावन का अर्थ है
वर्षा ऋतु में गाने वाले लोकगीत, ये बहुत ही आह्लादक होते हैं। इसीलिए कवि चाहते हैं कि कभी वर्षा का आनंद मिले और सावन के गीतों का भी। इतना आह्लादक, इतना मनमोहक और मन भावक ऋतु जो है, ये मन भावक ऋतु जो है बार बार जीवन में आए, यही कवि आशा करते हैं। कवि ही नहीं, हम सभी भी इस ऋतु को बार बार हमारे जीवन में चाहते हैं। ప్రస్తుత పద్యము బరస్తే బాబు అనగా కురిసే మేఘాలు. అంటే వర్ష ఋతువుని ఇక్కడ కవి వర్ణించడం జరిగింది. వర్ష ఋతువు యొక్క అందాన్ని ఇక్కడ కవి వర్ణించడం జరిగింది. కవి సుమిత్రానందన్ పంత్ గారు. ఇతను ప్రకృతిని వర్ణించడంలో దిట్ట అని చెప్తారు. ప్రస్తుతము పద్యంలో వర్ష ఋతువు గురించి వర్ణించడం జరిగింది. మనకి ఇక్కడ పద్యంలో 4 స్ట్రాంజాలు ఉన్నాయి. ఫస్ట్ స్ట్రాంజాలో కవి మేఘాల గురించి, శ్రావణ మేఘాల గురించి, శ్రావణంలో అధిక వర్షపాతం ఉంటుంది కాబట్టి శ్రావణ మేఘాల గురించి, ఆ బిందువుల గురించి, వర్షపు చుక్కల గురించి మరియు ఆకాశము ఉరిమే మేఘాల గురించి, గర్జించే మేఘాల గురించి చెప్పడం జరిగింది. అలాగే సెకండ్ స్ట్రాంజాలో వర్ష ఋతువు వల్ల సంబరపడేటువంటి, ఆనందించేటువంటి కొన్ని కీటకాలు మరియు పక్షుల యొక్క సంతోషాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. అలాగే నెక్స్ట్ స్ట్రాంజాలో, థర్డ్ స్ట్రాంజాలో మన అనుభవాలను, మన సంబరాన్ని ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది. పడేటువంటి చినుకులు మన మనస్సుని, మన అంతరాన్ని తాకి మన లోపల సంతోషకరమైనటువంటి ఆలోచనని రేకెత్తిస్తుంటాయి. దాన్నే ఇందులో వ్యక్తపరచడం జరిగింది. అలాగే చివరి స్ట్రాంజాలో, ఫోర్త్ స్ట్రాంజాలో కవి తన కోరికను వ్యక్తపరుస్తున్నారు. ఈ విధంగా కవి ఏమంటున్నారంటే, రండి అందరూ నన్ను చుట్టుముట్టండి, నన్ను చుట్టుముట్టి వర్షాకాలపు పాటలు పాడండి, జానపద గేయాలు పాడండి, పాడుతూ మనం ఇంద్రధనుస్సుని ఊయలగా మార్చుకొని ఊయలలుగుదాం, అందరం కలిసి ఈ సంతోషాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. ఇలాంటి మనసును దోచేటువంటి ఈ ఋతువు, ఆహ్లాదకరమైనటువంటి ఈ ఋతువు జీవితంలో మళ్ళీ మళ్ళీ రావాలి అని కవి కోరుకుంటున్నారు.